गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मेरा ये चैनल दुर्गेश सिंह फिजिक्स कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो इस चैनल को आगे प्रोसीड करते हुए, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग आपको विमीय विश्लेषण में हमने आपको मूल राशियां और कुछ व्युत्पन्न राशियां और उनके विमा और मात्रक कैलकुलेट करा दिए थे। तो उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करने के लिए हम लोग आगे पूरक राशियां बची हुई है, तो उस पूरक राशियों का आज डिस्कशन होगा इस लेक्चर में। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां। तो पूरक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक कोण और दूसरा घन कोण। कोण और घन कोण। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ने हैं कोण। तो कोण, अब ये आप इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर है, तो इसके लिए हम बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। कोण के लिए मात्रक ध्यान रख लीजिए कि कोण का मात्रक रेडियन या डिग्री होता है। डिग्री, वो डिग्री नहीं कि बीए पास कर ली तो डिग्री। डिग्री का मतलब कि पावर में ऐसे एक्स जैसे है कोई कोण और उसके ऊपर में ऐसे जीरो बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री। रेडियन को शॉर्टकट में RAD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोण के मात्रक हैं। एक्चुअल में आप विमा देखेंगे तो कोण की कोई विमा नहीं होगी, क्योंकि कोण की विमा देखिए, कोण बराबर फॉर्मूला होगा चाप बटे त्रिज्या। कोण का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? चाप बटे त्रिज्या। अब ये चाप क्या होता है? मान लो कोई कण A है, A बिंदु पर है, कोई कण A बिंदु पर है और ये ऐसे चलता चलता टिन B पर पहुंच गया। तो इसने कुछ केंद्र पर एक कोण आंतरित किया होगा। अगर इसी को हम डेल्टा थीटा कहें तो ये जो वृत्तीय पथ पर चला है इसी को हम कहेंगे चाप, और जो केंद्र से पृष्ठ की दूरी है उसे हम कहेंगे त्रिज्या। तो कोण डेल्टा थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? चाप बटे त्रिज्या। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, वो कहेंगे सर नीचे और डेल्टा बचा कोण बराबर। बेटा इससे नहीं कटता। कुछ लोग कहेंगे तो सर इधर से काट दो, नीचे बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा। नहीं बेटा, ये डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक को ही डेल्टा कहते हैं। तो दो स्थितियों का अंतर होता है तो उसके लिए डेल्टा यूज करते हैं। जब भी कोई दो चीजों का अंतर लिया जाता है तो अगर बड़ा अंतराल है तो उसके लिए डेल्टा का यूज किया जाता है। ये डेल्टा थीटा क्यों लिखा? कई जगह थीटा भी देखेंगे आप, तो एक ही बात है। ये मान लो कि प्रारंभिक स्थिति कुछ है से यहां आ गया, मूल बिंदु से देखिए नीचे है ना, तो मान लो कुछ θ1 कोण पर था, अभी वो θ2 कोण पर आ गया, तो कितना परिवर्तित हुआ? तो θ2 माइनस θ1, दैट इज कॉल्ड डेल्टा थीटा। ओके, तो इसीलिए हमने डेल्टा थीटा लिख दिया, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो डेल्टा R अपॉन R। तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा बेटा, पहली बात। अब इसका मात्रक निकाल लो। तो मात्रक तो हमने लिख दिया है, विमा निकाल लीजिए। तो चाप की विमा क्या होती है? मीटर। त्रिज्या की विमा क्या होती है? मीटर। तो ये मीटर से मीटर, सॉरी विमा निकाल रहे हैं, तो इसकी विमा क्या होती है? L। चाप की विमा क्या होती है? L। त्रिज्या की विमा क्या होती है? L। तो L से L कैंसिल आउट हो गया, L0। मतलब ये विमाहीन है। क्या है बेटा? अम्माहीन नहीं बेटा, विमाहीन। क्या ही? विमाहीन। तो ये हो गया विमाहीन। इसी को क्या लिख देंगे? विमाहीन। तो ये हो गया कोण बेटा। कोण के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आप जाने की जरूरत नहीं, मैथ में भी आपने देखा होगा। अब जो दूसरा पोर्शन आता है वो है घन कोण। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो इसको देखते हैं। इसके लिए घन कोण चाहिए हमको। क्या चाहिए? घन कोण। पढ़ना है हमको घन कोण, इंग्लिश में सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक्चुअल में ये द्विविमीय था। हाँ, आप एक बात समझ लीजिए, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय क्या है? अगर लंबाई इतनी अधिक है कि उसकी तुलना में चौड़ाई और मोटाई नगण्य है तो वो एक विमीय वस्तु होगी। जैसे आप वो जो आपके यहां वायरिंग हुई है, ट्यूं लंबा सा तार, तो उसको आप लंबाई पे चलते जाओ नाप डालो, उसकी तुलना में मोटाई और चौड़ाई ट्यूं ट्यूं नगण्य,
तो इसे नगण्य कर दिया। तो ये लंबाई ही है, लंबाई की तुलना में चौड़ाई और मोटाई नगण्य है, नापा जा सकता है, मापन हो सकता है, लेकिन हम उसको उसकी तुलना में नगण्य मान रहे हैं। तो ये कैसी वस्तु है? एक विमीय। जैसे लड़कियों के बाल देखो लंबे से, तो वो कैसे होंगे? एक विमीय होंगे। कुछ लोग लड़के कह रहे हैं सर मेरा भी नाप लो, इतने इतने से चूजे से बाल होंगे, उसका कंसिडरेशन नहीं हो पाएगा। तो लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए ब्रेथ और हाइट की तुलना में। तो ये हो गया एक विमीय। द्विविमीय क्या होगा? जैसे पेज या बोर्ड, लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई इसकी नगण्य है। नगण्य का मतलब लंबाई और चौड़ाई की तुलना में मोटाई नगण्य है, तो ये द्विविमीय है। त्रिविमीय हम लोग हैं जैसे त्रिविमीय, लंबाई भी है, मोटाई भी है, चौड़ाई भी है, सब है, कुछ भी नाप लो, तो हम लोग त्रिविमीय है। घर त्रिविमीय है, गेंद त्रिविमीय है, जो रिंग है, छल्ला, वो द्विविमीय है। ऐसे करके आपके यहां जितने उपकरण हो सकते हैं जैसे टीवी, कूलर, अब एलईडी आने लगी, एलईडी भी अभी भी त्रिविमीय आ रही है क्योंकि उसकी मोटाई कुछ ना कुछ होती है। आने वाले दिनों में स्क्रीन सिर्फ आएगी सिर्फ, तो वो आपकी द्विविमीय हो जाएगी, लेकिन अभी त्रिविमीय है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब त्रिविमीय है। तो ये त्रिविमीय का मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों का एक मानक हो और वो आपस में एक दूसरे की तुलना में नगण्य ना हो, तो इसको क्या कहेंगे? त्रिविमीय। तो इस तरह से एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। अब त्रिविमीय में हम एक बात कर रहे हैं घन कोण। तो घन कोण त्रिविमीय वस्तु पर, तो किसी भी गोले के केंद्र पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। एक मिनट आपको हम दिखा रहे हैं टॉर्च से ये वो एक्सपेरिमेंट, तो थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे ये टॉर्च है बेटा ना, ये टॉर्च है, इससे आप लाइट जलाते हो तो लाइट कैसे जाती है? क्यों? अब यहां पूरे कमरे में उजाला है तो आपको इसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा कि आप उजाला करके आपको दिखाए नहीं, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे सर जला के दिखाओ ना, मजा आएगा सर। तो ऐसे देखो इसकी लाइट कैसे जाएगी बेटा, ऐसे देखो तुम्हारी तरफ ला रहा है, ऐसे, मतलब एक जोकर की टोपी टाइप बनेगा ना बेटा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखो ये 3D में ऐसे बनेगा, तो इसी को क्या कहेंगे? घन कोण। इसी को क्या कहेंगे? घन कोण। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? ओमेगा से। जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये फुटबॉल रखा है, बॉल है, फुटबॉल, और यहां से आप फुटबॉल पे टॉर्च जला देते हैं। क्या जला देते हैं बेटा? टॉर्च। तो ये वाला पोर्शन ऐसे उजाला हो जाएगा ना इस पे, तो ये क्या होगा बेटा? ये एक कोन जैसा यहां से बनेगा, देखो ये ऐसा, तो ये क्या होगा? ये होगा घन कोण। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग मर जाएंगे, अरे सर ओम है, ये तो ओम है सर, हमने ओम पढ़ा है 10वीं में। बेटा ओम सिंबल होता है, लिखने का तरीका ही ओमेगा है, लेकिन इसको हम सिंबॉलिकली ओम ने यूज किया था अपने नाम पे, तो इसीलिए इसको ओम कहने लगे। इसका मतलब ओम नहीं है। अब इसको देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। ये लाइट आपको दिख रही होगी, ये लाइट कहीं जा रही होगी ना, ऐसे उजाला ऐसे बढ़ा रही होगी एरिया। लेजर लाइट होती है, जैसे इस पे बोर्ड पे आपको नहीं दिखेगा, देखिए दिख रहा है। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये देखिए इतने एरिया में इसने, ऐसे देखिए इतने एरिया में इसने उजाला कर दिया, तो ये ऐसे आया होगा ना। तो इस उजाले को अगर हम बात करें, समझने की कोशिश करो, देखो यहां से जैसे टॉर्च जलाया, तो ऐसे ये दूर से भी दिखा सकते हैं ना तुमको, तो ये ऐसे आया होगा ना बेटा, समझने की कोशिश करो। देखो ये कुछ कोनिकल है, इसका शेप अगर देखो दूसरे वाले टॉर्च का, तो कोनिकल है, देखो ऐसे। तो इसने कुछ कोण आंतरित किया होगा ना 3D में, अगर सोचे तो इस 3D वाले कोण को क्या बोलते हैं? घन कोण। अगर ये तल में होता, प्लेन होता, तो इसी को क्या बोलते? कोण। तो गोले के, अब इसको एक चित्र ऐसे बना सकते हो, इसी को ऐसे भी दिखा सकते हो। अंदर से कुछ लोग कहें टॉर्च जला दे, अंदर जाओगे कैसे बेटा? लेकिन अंदर से भी तो उजाला हो सकता है ना, अगर अंदर पहुंच गए होते तो। ये तो अंदर से मान लो ये 3D में, इसको भी ओमेगा बोल सकते हो। यहां से ये त्रिज्या r है, तो यहां से ये पृष्ठ तक की त्रिज्या r हो जाएगी। और ये क्षेत्रफल क्या है? पूरा क्षेत्रफल a है, तो ये क्षेत्रफल क्या है? dA।
ये भी क्षेत्रफल क्या है, डीए। तो जैसे कोण का फॉर्मूला था चाप बटे त्रिज्या, ऐसे घन कोण का फॉर्मूला होता है घन कोण। देखो चाप बटे त्रिज्या, दो विमा मतलब रेखीय ऊपर था रेखीय नीचे, चाप भी एक विमीय है ना, त्रिज्या भी, लंबाई का मात्रक था चाप, चाप का मात्रक मीटर और त्रिज्या का मात्रक भी मीटर। ऐसे यहां घन कोण ओमेगा, घन कोण ओमेगा क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए विमा नहीं आनी चाहिए इसकी, तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी मीटर, L2, क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी L2, त्रिज्या की विमा L, तो उसका स्क्वायर है 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, विमाहीन आ गया ना बेटा। तो ऊपर क्षेत्रफल होगा तो नीचे त्रिज्या का स्क्वायर, तो घन कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डीए ओवर आर स्क्वायर, डीए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसी में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि परिभाषा क्या है, गोले के केंद्र पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। किसी भी त्रिविमीय वस्तु के केंद्र पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। अगर गोला है तो गोले के केंद्र पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं बेटा। अब अगर ऐसे सोच लीजिए कि अगर ये एग्जैक्ट केंद्र पर ना पूछ के कहीं और पूछा होता, मान लीजिए यहां पर, अब ये कोई केंद्र थोड़ी है इसका, तो किसी बिंदु पर अगर घन कोण निकालना होता, अगर ये यहां से ऐसे टॉर्च जलाए होते तो उजाला ऐसे तिरछा होता बेटा, तो इसका सदिश क्षेत्रफल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। अभी आगे पढ़ेंगे 11th में अदिश अदिश कई बार कह देते हैं, लेकिन क्षेत्रफल सदिश राशि है। जैसे ये क्षेत्रफल है तो इसका जो दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है। इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी बेटा, तल के लंबवत। अभी देखो इधर होगी, अभी किधर होगी, इधर, नीचे कर दोगे नीचे। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि, और इसकी दिशा क्या होती है, तल के लंबवत। तो मान लीजिए ये क्षेत्रफल है और ये कुछ हमने त्रिज्या मान ली, तो इसके दिशा क्या है क्षेत्रफल की, डीए की दिशा ये है, डीए इंटू एल कैप, और आर की दिशा क्या है बेटा, इधर है। तो जो क्षेत्रफल की दिशा होती है, मान लो इन्होंने थीटा कोण बना लिया, तो क्षेत्रफल की दिशा को आर के अनुदिश लेते हैं बेटा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे आप एक ये पॉइंट ध्यान रख लीजिए, अभी आगे चैप्टर हम पढ़ाएंगे इसी में, तो आपको घटक वियोजन सिखा देंगे, तो ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसके अनुदिश घटक होता है डीए कॉस थीटा। बेटा हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसका फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए। इसको तभी समझ में आएगा जब आगे आप चौथा चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, उसमें आप घटक वियोजन सीख लेंगे, तो ये पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अभी के लिए सिर्फ नोट्स के पर्पज से लिखा रहे हैं कि जिससे आगे जब हम समझाएं तो आपको ये पीछे वापस ना आना पड़े, या फिर इसके लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा नोट्स में, तो यहां बाद में आके देख लीजिएगा। तो अब घन कोण का फॉर्मूला यहाँ पे डी ओमेगा, अगर घन कोण बना हो, अल्प कोण घन कोण डी ओमेगा हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डीए कॉस थीटा, और त्रिज्या क्या है आर, तो आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये घन कोण का थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन। तो घन कोण आप एक बार नोट कर लीजिए। ये सब टॉपिक स्टार्ट में कोई नहीं पढ़ाता बेटा, डेमो टाइम में ये सब कोई नहीं पढ़ाता। रीजन ये है कि ये सब थोड़ा सा टफ टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपको नहीं समझ में, सिर्फ ये नहीं आया होगा, ये तो मैं पहले ही बता रहा हूं, ये आ गया होगा। ये आपको कब आएगा, जब आप फिजिक्स का 4th चैप्टर पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक ये बहुत इजी लगेगा कि जिससे थीटा बनता है उसकी दिशा में क्या होता है घटक, कॉस थीटा। तो डीए का इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, डीए कॉस थीटा अपॉन ये त्रिज्या का वर्ग, तो दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो अब ये हो गया कोण और घन कोण, तो पूरक राशियां कंप्लीट हुई। अब हम लोग विमा क्यों पढ़े थे, तो विमाओं के उपयोग भी होने चाहिए ना। तो विमाओं के उपयोग है, उसमें पहला उपयोग है किसी भी दिए गए समीकरण के सत्यता की जांच। विमाओं के उपयोग में पहला उपयोग क्या है बेटा, किसी भी दिए गए समीकरण के सत्यता की जांच। और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको नोट्स बनाने में, इससे पढ़ के नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9549917391 पे मैसेज करें कि हमें इसका पीडीएफ सेंड करिए। तो आपको इस नंबर पे पीडीएफ, इस नंबर पे जब आप हमसे पीडीएफ मांगेंगे
तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा इस चैप्टर का। तो अगर आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम आपकी मदद पूर्ण रूप से कर देंगे बेटा। तो अब इसको आगे देखिएगा, कंटिन्यू करते हैं। तो विमाओं के क्या उपयोग है? पहला उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, दिए गए समीकरण के सत्यता की जांच। ये किसका उपयोग चल रहा है? विमाओं का उपयोग। अभी तक जो हमने पढ़ी है विमा, उसका उपयोग क्या है? तो दिए गए समीकरण के सत्यता की जांच। पहला उपयोग क्या है? अब इसमें जांच के लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है बेटा। सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए कि समान विमाओं में समान विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। जैसे लंबाई की विमा L होती है, मैं L जोड़ दिया, तो यहां नई टाइप की मैथमेटिक्स यूज होती है। ध्यान दीजिएगा, ये गलती हो जाती है कई बार। तो ये 2L ना होके L होगी। समान विमाओं में समान विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। मतलब लंबाई में अगर लंबाई जोड़ोगे बेटा तो लंबाई ही तो आएगी। अगर लंबाई में से लंबाई घटा दिए तो क्या आ गया? लंबाई ही तो आ गई। मान लो इतना लंबा है, इसमें से इतना लंबा घटा दिए, तो अब ये क्या बचा है? लंबाई ही तो बचा है। तो इसकी विमा क्या होगी बेटा? लंबाई की विमा होगी। मतलब समान विमाओं में समान विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। याद कर लीजिए इस पॉइंट को कि समान विमाओं में समान विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं सिर्फ समान विमाओं में। तो L माइनस L क्या हो जाएगा? L, इसकी भी विमा, और L प्लस L की विमा भी L हो जाएगी। अब कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जैसे दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करने हेतु कुछ स्टेप का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। सबसे पहले दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं, और ये विमाओं को लिखते समय ये ध्यान रखते हैं कि समान प्रकार की विमाओं में समान प्रकार की विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। और आप एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा कि जो नियत संख्याएं होती हैं, नियत अंक होते हैं, उनकी कोई विमा मात्रक नहीं होता है। तो ये उसका विमा मात्रक आपको नहीं लिखना है। तो सबसे पहले दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं और उनको हल करते हैं। अब ये देखते हैं कि समान विमाओं में समान विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती है। इसको जोड़ने के पश्चात अब दोनों पक्षों में आप सत्यता की जांच कीजिए। अगर LHS और RHS बराबर है तो दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य है। अगर LHS RHS के बराबर नहीं है तो दिया गया समीकरण विमीय रूप से असत्य है। जैसे आपको पहला मैं देता हूं, न्यूटन के गति विषयक, ये 9th क्लास में पढ़ा है बेटा, गति विषयक समीकरण, गति विषयक प्रथम समीकरण V इक्वल्स U प्लस AT के सत्यता की जांच कीजिए। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा, V क्या है बेटा? अंतिम वेग। V क्या है? अंतिम वेग। U क्या है? प्रारंभिक वेग। A क्या है? त्वरण। और T क्या है? समय। तो सर्वप्रथम दिए गए विमीय समीकरण को लिख के उसके दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। ये पहला स्टेप है। अब दोनों पक्षों की विमाएं लिखिए। ये क्या है वेग बेटा? वेग है, चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो। तो वेग की विमा क्या होगी बेटा? LT-1। अगर आपने याद कर रखी है, नहीं याद कर रखी है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या की विमा क्या होती है? L होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी विमा क्या होगी? L। और समय की विमा T। तो इसको ऊपर ले जाइए। जब इसके घात 1 है ऊपर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा, तो LT-1 ये हो जाएगा। तो वेग की विमा क्या हो गई बेटा? LT-1। प्रारंभिक वेग है तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी? LT-1। अब यहां त्वरण है। त्वरण होता है वेग बटे समय। त्वरण क्या होता है बेटा? डायरेक्ट हमने वैसे याद कराया था LT-2, लेकिन अगर नहीं याद है तो त्वरण का क्या होता है?
वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग का अभी अभी क्या निकाला आपने, LT-1, और समय का क्या होता है, t। ऊपर ले जाइए LT-1, ऊपर ले जाएंगे t-1, तो टोटल क्या हो गया LT-2। तो ये हो गया प्लस त्वरण का LT-2, और समय का क्या होता है t, ये एक्स्ट्रा है। अब ये रहने दीजिए LT-1। अब दिए गए समीकरण को थोड़ा हल करते हैं, तो हल करने के बाद ये क्या आ गया, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसके घात 1 है, इसके घात -2 है, तो -2 + 1 तो क्या हो जाएगा -1। अब समान विमाओं में समान विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, ये बात ध्यान रखते हैं। तो LT-1 और LT-1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, LT-1। ये मत कह देना कि ये सर 2LT-1 आएगा, क्योंकि विमा का मतलब होता है, जैसे वेग है, मान लो एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब वो 15 मीटर पर सेकंड से जाने लगा, तो अब अगर इसका अंतर ले लो तो ये क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। अभी भी तो मात्रक मीटर पर सेकंड ही है, तो ये नंबर का तो कोई मात्रक और विमा होता नहीं है, तो क्या आया, मीटर पर सेकंड ही तो आया। तो ऐसे विमा भी क्या होगी, समान विमाओं में समान विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो LT-1 क्या हो जाएगा, LT-1। अब ये देखिए LHS = RHS है, अर्थात दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य होगा। अभी एक चर्चा और होगी, विमीय रूप से तो सत्य है, लेकिन वास्तविकता में जरूरी नहीं है कि सत्य हो। विमीय रूप से सत्य है, आप ये लिखेंगे, अतः प्राप्त समीकरण, दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य है। अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य है। ये हो गया बेटा। जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप देखिएगा अगला। अब आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, एकदम डिट्टो द्वितीय समीकरण दे रहे हैं न्यूटन का, S = ut + ½ AT²। S क्या है, दूरी। S क्या है, कण द्वारा तय की गई दूरी। U प्रारंभिक वेग, T समय, ½ गिनती है बेटा, A त्वरण है, T समय है। सत्यता की जांच कीजिए, जल्दी से खुद से ट्राई करो बेटा। अगर आपका आंसर सही आता है तो करेक्ट लिखो। तो लिखते हैं अब, S = ut + ½ AT²। दूरी की विमा क्या होती है बेटा, L। U क्या है, प्रारंभिक वेग, विमा क्या होगी, LT-1। समय की विमा T, प्लस ½ की कोई विमा नहीं होती, छोड़ दीजिए। त्वरण की विमा अभी अभी बताया था, LT-2, और समय की विमा क्या होती है, लगा दीजिए। ये लिख दिया सर, दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। अब विमाएं लिखने के पश्चात दोनों पक्षों को हल करते हैं। तो T की घात -1, T की घात +1, तो घात क्या हो जाएगा, T की घात 0। किसी भी संख्या का 0 का मान 1 होता है। L T की घात -2, T की घात +2, तो दोनों जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो L यहां बचा क्योंकि इसका मान 1 हो गया। T यहां भी L ही बचा क्योंकि इसका मान 1 हो गया। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। तो L = L, तो LHS = RHS। अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य होगा। अच्छा, विमीय रूप से क्यों कह रहे हैं सत्य होगा? अगर यहां देखो 3/2 होता है, दे दिया वो, तो ये समीकरण, अच्छा वास्तविकता में बताओ न्यूटन का द्वितीय समीकरण है क्या? नहीं है। लेकिन अब देखो 3/2 की तो विमा लिखी नहीं, अभी भी तो LHS RHS के बराबर आ जाता बेटा, सेम रिजल्ट आता कि नहीं आता? तो ये विमीय रूप से तो सत्य है कि नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता में सत्य नहीं है। तो कोई समीकरण विमीय रूप से सत्य होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, लेकिन अगर कोई समीकरण सत्य है तो वो विमीय रूप से जरूर सत्य होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई समीकरण विमीय रूप से सत्य है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, ठीक। लेकिन अगर कोई समीकरण सत्य है, वास्तविकता में सत्य है, देखो ये सत्य है ना, ½ AT², तो ये विमीय रूप से भी सत्य होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। और इसके बाद एक क्वेश्चन आप खुद से फिर से ट्राई करिएगा कुछ।
मान लीजिए तृतीय दे देते हैं, एक बार जब इसको कर ही लिया है तो तृतीय समीकरण इसके सत्यता की जल्दी से जांच करो बेटा। वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, अगर इसके सत्यता की जांच करो, देखो ये विमीय रूप से सत्य है कि असत्य है, जल्दी से ट्राई करो बेटा। वीडियो पॉज करो और जल्दी से ट्राई करो। आंसर अगर सही आता है तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट लिखो, गलत आता है इनकरेक्ट लिखो। तो वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। अब दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर भाषा क्या लिखेंगे बेटा? तमीज से भाषा जरूर लिख दिया करिए, अभी से आदत बनाइए। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर इसको हम भाषा सहित बता रहे हैं। वेग का क्या है? LT-1, लेकिन इसकी खोपड़ी क्या लगा है? स्क्वायर लगा दीजिए। प्रारंभिक वेग का क्या होगा बेटा? LT-1, इसकी भी खोपड़ी पे क्या लगा है? स्क्वायर लगा दीजिए। 2 की विमा मात्रक नहीं होगा। त्वरण का LT-2 बेटा, अभी अभी बताया है पहले समीकरण में, तो इसमें दोबारा उसको कैलकुलेट नहीं करवा रहे हैं। दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी की विमा L। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, देखिएगा। L का स्क्वायर है ना बेटा, देखो ये होल स्क्वायर का मतलब अंदर स्क्वायर का गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? L2t-2। ओके, इसका भी अंदर गुणा कर दो, L2t-2 प्लस L से L का गुणा हो जाएगा। आधार समानों को गुणा में खाते हैं, जुड़ती हैं, तो L की घात 1, L की घात 1, तो L की घात 2 और माइनस ये 2 हो गया। ये हो गया बेटा L2t-2। L की पावर 2t-2 में ये सेम नंबर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 टाइम्स नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समान विमाओं में समान विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। तो L2t-2 LHS इक्वल्स RHS, LHS इक्वल्स RHS। अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य होगा। अब आप अपने बुक में जो भी थोड़े बहुत विमाओं के क्वेश्चन हो उसे जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर अगर आप सॉल्व करते हैं और आपसे कोई भी विमा नहीं निकलती है, और भी इंटरेस्टिंग विमाएं हम नेक्स्ट टर्न पे लगवाएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू।